वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देख रहे हैं एक पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे बोलते हैं अपन लोग सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय वैसे तो आपके एमपीपीएससी जो 2020 है उसका जो आने वाली है उसके सिलेबस में है। दूसरा पुलिस, एसआई, व्यापम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय मतलब न्यायपालिका से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज एक वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। इसमें अपन लोग पूरा सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है, क्या कार्य हैं, क्या इसमें कैसे नियुक्तियां होती हैं, सब चीज़ों के बारे में अपन लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल नोट्स है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है ये जो होती है ये किसी न्यायपालिका की सबसे बड़ी संस्था होती है जो न्याय करती है। ठीक है, जैसे भारत की न्यायिक व्यवस्था और एकहरी और एकीकृत है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है। तो एकहरी है और एकीकृत है। ठीक है, मतलब कैसी है, एकहरी है और एकीकृत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, एकहरी एकीकृत होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर क्या आता है आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। मतलब पहले आता है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जिसे अपन कहते हैं, फिर आता है आपका उच्च न्यायालय और उसके बाद आता है आपका जिला न्यायालय। ठीक है, तो ये एकहरी व्यवस्था इन्हें बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इसका गठन की बात कहाँ की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक मिलता है। कहाँ तक मिलता है, 124 से लेकर 147 तक। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है संविधान के भाग 5 में है। पहला क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो मैंने बता दिया एकहरी एकीकृत इसकी व्यवस्था है, दूसरी भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। अब वो मैं पूरे अनुच्छेद आपको बताऊंगा क्रमशः, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यह भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, जो लास्ट अधिनियम था भारत शासन का, वो संघीय न्यायपालिका लिया गया था, उसी से लिया गया था, इसको विस्तृत किया गया। मतलब जो आपके संघीय न्यायपालिका की बात की गई थी वो कहाँ से की गई थी, जो आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935 था वहीं से लिया गया था। ठीक है, अब इसके गठन के लिए क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है। इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 124 में बात की गई थी। आपको मैंने बताया था ना 124 से 147 तक, तो 124 में ही इसके गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 124 में जब इसका गठन हुआ था तो एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 4 अन्य न्यायाधीश होते थे। तो कुल मिलाकर के कितने न्यायाधीश थे उस समय पे, 8 न्यायाधीश थे। जब इसका गठन हुआ था कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। अब इसमें देखना ये है कि वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें आजकल कितने हो गए, कुल मिला के 31 आज क्या हो गए हैं वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या हो गई, न्यायाधीशों की संख्या हो गई है उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में। अब बात करते हैं अपन लोग 2008-9 में प्रस्ताव पारित करके इसको 31 कुल कर दिया गया था। मतलब पहले 8 था, इसको 2008-9 में परिवर्तित किया गया और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ कुल मिला के 31 न्यायाधीश क्या हो गए थे, व्यवस्था की गई थी उसकी। ठीक है, 2008-9 में प्रस्ताव पारित करके किया गया था, इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 124(1) की बात हो गई। यहाँ पे देखिए 124(1) लिखा है मैंने। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है 124(1) की बात हो गई अपनी। अब अपन बात करते हैं 124(2) की। तो इसमें बात आती है नियुक्ति की। ठीक है, तो जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो भैया इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इनको किस सिस्टम के द्वारा चुना जाता है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया है ये परीक्षा में, एसएससी के परीक्षा में पूछा गया था कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किस व्यवस्था के अंतर्गत होती है, तो कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होती है, कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत होती है। इसमें क्या होता है
कि एक मुख्य व्यक्ति होता है और 4 अन्य व्यक्ति होते हैं, उनकी एक क्या बनाई जाती है, मंडली बनाई जाती है, जो क्या करता है, जो लिस्ट दी होती है, जैसे कि इनको बनाना है, कि इनको बनाना है, कि इनको बनाना है, एक लिस्ट मिलती है। उस लिस्ट में फिर ये 5 लोग क्या करते हैं, सलाह देते हैं राष्ट्रपति जी को कि भैया आप इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की बात की गई है, जो मैंने आपको बताया। इसमें 5 लोग मंडली में होते हैं। बात करते हैं योग्यता की 124(3) में। तो अभी देखिए केवल क्या बात चल रही है, पहली बात आपकी 124(1) में हुई क्या, गठन की, दूसरे में हुई आपकी 124(2) में गठन के बाद नियुक्ति की, और तीसरे में बात हो रही है योग्यता की कि मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट में, उनकी योग्यता क्या होती है। तो पहली उनकी योग्यता, अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए, जो भी हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो भी क्या बनने वाला है, न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, उनकी क्या होनी चाहिए, भारत के नागरिक होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक कार्य किया हो तो न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्ति दी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, न्यायाधीश के रूप में कितनी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में उन्हें क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक की क्या करना चाहिए, न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं। दूसरी बात, या तो हाई कोर्ट आप लोग जानते हैं ना, जो उच्च न्यायालय होता है, जैसे अपने मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, और उसकी शाखा जो है इंदौर में है, और कहाँ पे है, इंदौर के अलावा आपके ग्वालियर में है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है ये 10 हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक किसी वकील का कार्य किया हो, या तो आप भाई क्या किए हों, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों, या फिर हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहे हों, वकील रहे हों, अधिवक्ता रहे हों, या राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिकेता हो, मतलब या फिर राष्ट्रपति जी ये जान लें सभी नियम को शिथिल करके कि भैया आप जो हैं बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं विधि के, न्याय के, लॉ के, तो फिर आपको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब क्वेश्चन जो आए हैं परीक्षा में वो ये दोनों हैं। ठीक है, कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो, तो भैया 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में रहे हो, या वकील कितने साल रहे हो, तो 10 वर्ष रहे हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। शपथ बात होती है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो उनकी शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 124(6) में है। 124(1) में थी भैया गठन, 124(2) में था नियुक्ति, 124(3) में था उनका शपथ, और 124(6) में है राष्ट्रपति शपथ का दिलाते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कार्यकाल इनका कुल मिला के कितने वर्ष का होता है, 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। या फिर वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दें समय के पहले तो भी वो उनका न्याय वो माना जाता है, लेकिन 65 वर्ष, ध्यान रखिएगा देवियों सज्जनों, 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल रहता है, 65 वर्ष तक। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि या प्रक्रिया क्या है, तो इसकी चर्चा जो हुई है वो 124 के 5 और 4 में हुई है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जो है वो कहाँ इसकी चर्चा की गई है, इसकी चर्चा की गई है 124 4 या 5 में। क्या है वो, साबित कदाचार, पैसे, मतलब वो अगर घूस वूस लिए हों, है ना, कोई कदाचार ऐसा किए हों जो उससे पैसे उसे लिए हों, या वो कार्य करने में सक्षम ना हो, अक्षम हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से हटाया जा सकता है। वो भी कैसे, तो संसद क्या करे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगर वो राज्यसभा है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, और अगर वो लोकसभा हो तो ऐसे में कितने का समर्थन होना चाहिए, 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो संसद के 2/3 बहुमत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या कर देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के व्यक्ति को, न्यायाधीश को हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा कितने 50 होने चाहिए, या लोकसभा के 100 सदस्य अगर अपना समर्थन लिख कर दे दें और उसके बाद समर्थन होगा तो फिर बहुमत होगा, और बहुमत होगा तो 2/3 बहुमत अगर पड़ जाते हैं तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उपरांत उनको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है।
ऐसा क्या हुआ था कि पी रामास्वामी के विरुद्ध जो है ऐसी कार्यवाही लाई गई थी, लेकिन फिर वो हुआ नहीं था, है ना, लेकिन किया नहीं गया था, मतलब समर्थन लाया गया था, बहुमत उमत हो गया था, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं था। चलिए देवियों सज्जनों, अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के वेतन की। तो जो सीजेआई है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका क्या है, 2,80,000 पेमेंट है। कितनी है उसकी मासिक वेतन, कितनी है, 2,80,000। किसकी, सीजेआई की, मतलब सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो अन्य उसके साथ जस्टिस हैं, उनका कितने हैं, उनकी है 2.5 लाख। तो देखिए ध्यान रखिएगा, 5 लाख होती है राष्ट्रपति की सैलरी है, 5 लाख रुपए पर मंथ। और सीजेआई की कितनी है, 2,80,000। और जेआई की कितनी है, 2,50,000। ठीक है। उपराष्ट्रपति की कितनी सैलरी है भैया, तो 4 लाख। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी करंट में डाटा अपडेट हुआ है। पहले क्या थी कि राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख थी, ठीक है, तो उसको अपडेट किया गया है 5 लाख। इसके अलावा अन्य भत्ते भी होते हैं। चलिए आगे चलते, तदर्थ न्यायाधीश क्या हैं। जब एससी में जज की संख्या कम होती है तो हाई कोर्ट के जज को एससी में बुला लिया जाता है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या भैया कम हो गई, जैसे 31 संख्या है, 31 से भी कम हो गई जब संख्या, या कम पड़ रही है संख्या हाई सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर हाई कोर्ट के जज को बुला लिया जाता है। ऐसा अनुच्छेद 127 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सेवा निवृत्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 128 को भी, मतलब 128 में यह जिक्र किया गया है कि अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं न्यायाधीश तो उनको क्या किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 की उससे क्या, जैसे मान लीजिए जो जस्टिस की कमी पड़ रही है, मतलब जो न्यायाधीशों की संख्या है कम हो रही है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अपन बुला सकते हैं। कैसे, अनुच्छेद 128 में उसकी एक प्रक्रिया होती है संसद में, उससे। चलिए एससी की शक्तियां क्या क्या हैं, तो इसमें शक्तियां मैं आपको बता दूं, बहुत सारी शक्तियां हैं, अपन क्रम से शक्तियों को पढ़ेंगे। मूल अधिकारिता 131 में बात की गई है, किसकी, मूल अधिकारिता की। मूल अधिकारिता क्या है, जैसे राज्य भारत, राज्यों भारत, राज्यों भारत और राज्य। अब इसको मैं समझाता हूँ ये है क्या। जैसे मान लीजिए कभी भी किसी भी राज्य का या भारत के बीच पेच फंसता है, तो उसका निराकरण कौन करेगा, उसका निराकरण हाई कोर्ट करेगा। उसका फिर सुप्रीम कोर्ट, सॉरी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं होगा ना, उसमें किसका वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका भी वहाँ पे चर्चा नहीं होगी। किस वहाँ पे, कहाँ पे इसकी सुनवाई होगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में। या किसी दो, एक से अधिक राज्यों या भारत के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका भी निपटारा कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। या फिर राज्यों या भारत प्लस राज्य, मतलब कहना चाहिए कि कई सारे राज्य भारत सब ये मिल करके अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी कौन करेगा। या फिर राज्य के बीच में विवाद होता है तो उसको भी कौन करेगा, उसका भी निपटारा कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, सॉरी हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नदी जल विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता अनुच्छेद 262 के तहत। देखिए क्या है, जैसे जो नदी जल विवाद है, जैसे दो प्रदेशों में कोई नदी बह रही है, जैसे नर्मदा नदी का आप मान लें तो महाराष्ट्र में बह रही है और आपके गुजरात में भी बह रही है, और मध्य प्रदेश में तो है ही सबसे बड़ी मात्रा, सबसे बड़ी उसकी लंबाई है यहाँ पे। तो ऐसे विवाद को क्या है, ऐसे विवाद को अपने यहाँ पे रखना जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नदी जल विवाद एससी में नहीं आता अनुच्छेद 262 के तहत, लेकिन कई राज्यों में फंस जाता है तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होती है। ऐसा आपने कर्नाटक और यहाँ पे जो नदियाँ हैं इसके बीच में जो झगड़ा था उसमें आपने सुना होगा। रिट अधिकारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में आया है, एसएससी में ही आया है। ठीक है, रिट अधिकारिता जो है वो अनुच्छेद 32 में उसका जिक्र किया गया था। ठीक है, ये आपने, जब मैंने आपको अनुच्छेद बताए थे 32, उसमें इसकी बात हुई थी रिट अधिकारिता की। 5 प्रकार की रिट जो है का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। 5 प्रकार की, ये पूछा जाता है कितने प्रकार की रिट के अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, तो 5 प्रकार की है। इसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में किया गया। ये आपको मैंने अनुच्छेद जब मैंने आपको बताया था तो उसमें पढ़ा दिया था इसे। अभिलेख न्यायालय की जो बात है 129 अनुच्छेद में की गई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है अपन लोग को। अभिलेख न्यायालय 129 में, और आपने अभी देखा रिट अधिकारी जो है अनुच्छेद 32 में। अपीलीय न्यायालय सबसे ऊपर भैया, सुप्रीम कोर्ट, पहले कोई भी मैटर आएगा
तो सबसे पहले कोई भी मैटर आएगा तो आप उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सलाहकारी अधिकार। देखिए सलाहकारी अधिकार जो है वो क्या है, 143 के तहत इनको मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। 143 के तहत मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एससी जो है सलाह दे सकती है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति उसे माने या फिर ना माने। मतलब राष्ट्रपति, ये भी है राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति क्या है, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर पे मांग सकते हैं सलाह। लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से, ये भी है उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो सलाह देने से मना कर सकती है। और अगर दे देती है सलाह तो राष्ट्रपति उसे माने चाहे ना माने। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के नज़र में वो चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको नहीं मानेंगे वो। न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन क्या है, अनुच्छेद 32, 173 और 13। जैसे मान लीजिए कोई भी न्याय डिसीजन दे दिया गया तो उस पर पुनर्अवलोकन करने की जो है शक्ति जो है अनुच्छेद 32, 137 और 13 अनुच्छेद के अनुसार मिलती है। और इसका अन्य जो है संविधान का व्याख्याता माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और संरक्षक भी माना जाता है किसका, मौलिक अधिकार का। और अपने अधिकारों का संरक्षण किसे माना गया है, सुप्रीम कोर्ट को। तो क्वेश्चन क्या आता है कि मौलिक अधिकार या इसको संरक्षक किसे माना जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया पूरी जानकारी। और ये मैं बता दूं एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस में है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इसका उच्च न्यायालय वाला एक वीडियो आपके पास और आएगा। उसके बाद पॉलिटी का एमपीपीएससी का जो सिलेबस 2020 का है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो पॉलिटी का 2020 एमपीपीएससी का सिलेबस का लास्ट वीडियो आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई चीज़ समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत